नमस्कार, 5 के प्राइम टाइम में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। उत्तर प्रदेश की सियासत में गर्माहट और कड़वाहट बढ़ने लगी है। जैसे जैसे चुनावी बेला नजदीक आ रही है, सभी पार्टियों ने अपने घोड़े खोलने चालू कर दिए हैं और सभी की नजर उस 202 के जादुई आंकड़े पर टिकी है जो उनका कुर्सी पर काबिज होने का मार्ग प्रशस्त करेगा। सभी दलों के दिग्गज सिपहसालार बड़े चेहरे रणनीतियां बनाने में लग रहे हैं और वो ऐसा करे भी क्यों ना। देश के सबसे बड़े सूबे में चुनाव जो होने वाले हैं, प्रदेश की सत्ता की बागडोर बीजेपी के हाथों में है, तो वो फिर से सत्ता में काबिज होने के लिए अपना दमखम लगाने में लग गए हैं और इसकी जिम्मेदारी एक और सीएम योगी ने संभाली हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी लगातार यहां की राजनीतिक हलचल पर नजर बनाए हुए। वो लगातार प्रदेश के दौरे कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज अमित शाह वाराणसी में है, जहां वो प्रदेश बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ बैठक करेंगे, बल्कि उन्हें चुनावी मंत्र भी देंगे। ये बात किसी से नहीं छिपी है कि 2014 में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत में और उसके बाद 2017 में यूपी की सत्ता पर बीजेपी को काबिज कराने में अमित शाह की कितनी बड़ी भूमिका थी। और अमित शाह की रणनीति का नतीजा था कि बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की थी। ऐसे में उनका फिर से एक्टिव होना लाजमी है, क्योंकि अमित शाह को भी अच्छी तरह पता है कि यूपी के बिना 2024 चुनाव में जीत दर्ज कर दोबारा केंद्र की सत्ता पर काबिज होना बीजेपी के लिए बहुत टेढ़ी खीर है। और वहीं अमित शाह के दौरे को लेकर प्रदेश के सबसे बड़े विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव का कहना है कि यूपी में अपनी हार सामने देखकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में खलबली मच गई है और इसीलिए हफ्ते में कोई ना कोई दौड़ा चला रहा है। यानी कि साफ है कि विपक्ष भी कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है। तो किस तरह से ये दौरा काम करेगा, फिलहाल ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। अमित शाह के हाथ बागडोर, क्या बीजेपी बनेगी सिरमौर? चाणक्य को कमान, क्या फिर होगा कमाल? कमल खिलाने की तैयारी, क्या शाह पर जिम्मेदारी? दिग्गजों की यूपी दौड़, क्या कमल पर फिर होगा जोर? अखिलेश का हमला, क्या सच में घबरा गया बीजेपी का हमला? तो कई बड़े सवाल सामने आ रहे हैं। फिलहाल मिशन 2022 को फतेह करने की हर दल कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर हम बीजेपी और सपा को देखते हैं तो कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। और जहां एक और बीजेपी की तरफ से पूरी कोशिश और गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी पहुंचे हुए हैं, इस बीच सपा की तरफ से ये बड़ा हमला सामने आ रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। खास हमारे साथ जुड़ रहा है बीजेपी प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सपा प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक राय जुड़ रहे हैं, बसपा नेता डॉक्टर डीएस मिश्रा जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का जनतंत्र टीवी पर। और सीधा सबसे पहले रुख कर लेते हैं हम वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक जी का। डॉक्टर सुनील जी, हम देख रहे हैं कि हर दल अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, हर दल अपनी विकास की योजनाओं को लेकर आगे बढ़ रहा है और यही कह रहा है कि आने वाले चुनावों में हम जनता तक हर योजना का लाभ पहुंचाएंगे। बहरहाल बीजेपी की तरफ से कई ऐसी योजनाएं जिनका लाभ लोगों तक पहुंचाया भी जा रहा है। अगर हम प्रदेश में देख रहे हैं तो सबसे बड़ा अगर कंपटीशन देखा जाए तो सपा और बीजेपी के बीच देखा जा रहा है। हालांकि और भी दल तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा अगर हम टक्कर देख रहे हैं तो वो ये दो दल हैं। किस तरह से आप देखते हैं इसको? देखो कोमल, समझना पड़ेगा अमित शाह की रणनीति को, क्योंकि 2014, 2017 और 2019 के चुनाव अमित शाह ने बड़ा नज़दीकी से देखे हैं। अमित शाह यूपी के प्रभारी भी रहे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और अब ये कह सकते हैं कि तमाम ऐसे नेता बीजेपी के उत्तर प्रदेश में हैं जहाँ अमित शाह जी मतलब नाम लेकर के पुकारते हैं। इतना अनुभव उत्तर प्रदेश के बारे में अमित शाह जी को हो गया है, क्योंकि 3-3 चुनाव बड़ा मायने रखते हैं। तो कह सकते हैं कि आज अमित जी की नहीं, अमित की पाठशाला हम कह सकते हैं, शाह की पाठशाला कह सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने रखा कि पूरा सूबे के मुख्यमंत्री हों, डिप्टी सीएम हों, पदाधिकारी जितनी भी वरिष्ठ हों, आईटी सेल के पदाधिकारी हों, लगभग 800 कार्यकर्ताओं की जो एक पाठशाला आज लगेगी और उसमें जो चीज़ें रखी जाएंगी। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने भी कुछ मंत्र दिए थे चुनाव जीतने के। मुझे लगता है वही एक कड़ी है कि आगे उनको कैसे बढ़ाया जाएगा
और निश्चित तौर से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यदि आज का दौर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की तरफ से तीखी नोकझोंक भाजपा के साथ ही हो रही है। जी। कांग्रेस की बात करें या बसपा की बात करें, वो इतनी तीखी जी की नोक नहीं दिख रही है जितनी समाजवादी पार्टी के साथ दिख रही है। तो जो अब रणनीति निकल के आएगी कि 2022 में बीजेपी के लिए कितना मायने रखता है, क्योंकि जो अमित शाह भी कह चुके हैं, मोदी भी कह चुके हैं, और ये बिल्कुल सही बात है कि 2024 का जो रास्ता बनेगा वो यूपी से होकर ही जाएगा। या जो यूपी को फतेह करेगा, मुझे लगता है 2024 के चुनाव में बड़ा मायने रखेगा, और जो कांग्रेस की या बीजेपी की जो केंद्र में सरकार बनेगी वो यहीं से होकर रास्ता निकलेगी। इसलिए मुझे लगता है कि ये आईना दिखाने वाला चुनाव उत्तर प्रदेश का होगा। बिल्कुल। सपा प्रवक्ता के पास चल लेते हैं। डॉक्टर अभिषेक, अगर गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी पहुंचे और यूपी में जो चुनाव है, तैयारियां चल रही हैं, मदद की जा रही है और प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो आखिर इसको लेकर खलबली क्यों मची है, क्यों हमला किया जा रहा है, क्या बुराई है इसमें? देखिए, माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री हैं और उन्हें पहले भी उत्तर प्रदेश की विजिट करनी चाहिए थी। जब कोरोना की सेकेंड वेव आई थी तब कहाँ थे माननीय गृह मंत्री जी? जब गंगा में लाशें बह रही थी, जब ये कहते थे गंगा माँ ने बुलाया माननीय प्रधानमंत्री जी, तब ये बंगाल में दीदी और दीदी खेल रहे थे। और आज चुनाव आ गया तो आज उत्तर प्रदेश की याद आ रही है। सिर्फ क्या कहते हैं, आप चुनाव के लिए काम करने आते हो, जनता से आपका कोई सरोकार नहीं। जो वादे किए आप लोगों ने, माननीय अमित शाह जी खुद कहते हैं 15 लाख एक चुनावी जुमला था। तो अमित शाह जी के आने ना आने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ जनता जानती है कि जो 2014 में महंगाई डायन होती थी, इसके बारे में ये लोग कहते थे कि आपकी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। तो आप मुझे बताओ, क्या इस समय क्या महंगाई नहीं है? अब वो महंगाई डायन नहीं क्या बन गई, इनकी बुआ बन गई है? तो इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश की जनता करा रही है, चाहे 12 महीने से बैठा हुआ किसान हो। माननीय गृह राज्य मंत्री जी क्यों नहीं उन किसानों की बात करते? उस दिन लखनऊ में दूरबीन लेके खोज रहे थे अपराधी कहाँ है, अपराधी कहाँ है। साहब बगल में अपराधी बना बैठा रखा था, दूरबीन की जरूरत नहीं है, नजदीक नजर शायद कमजोर हो गई है। अजय मिश्रा टेनी जी ने कहा मेरा इतिहास जान लो 26 सितंबर को, और फिर 3 सितंबर को लखीमपुर के में उनके बेटे ने गाड़ियां चला दी। तो ये जनता सब समझती है। आप माननीय गृह राज्य मंत्री जी क्यों नहीं बर्खास्त करते अपने उनको मंत्री को? उनको बर्खास्त करना चाहिए था। ये एक अलग मुद्दा है, क्योंकि अगर हम प्रचार प्रसार को लेकर बात कर रहे हैं, अभिषेक जी, हम प्रचार प्रसार को लेकर बात कर रहे हैं, तो सपा की तरफ से लगातार कुछ ऐसे बोल दिए जाते हैं जिससे लगता है कि खलबली सपा में ही मची है, जबकि सपा की तरफ से लगातार कहा जाता है कि बीजेपी में हमारी जीत से खलबली मच रही है। फिलहाल आप बने रहिए, हम डॉक्टर डीएस के पास चलते हैं। अभिषेक जी, आपके पास लौटूंगी। डॉक्टर डीएस, आपसे जानना चाहेंगे, बसपा को लेकर लगातार बसपा कहती है कि हम किसी भी जाति को साधने की कोशिश नहीं करते, फिर भी अलग अलग सम्मेलन किए जाते हैं, फिर भी अलग अलग जातियों को साधने की कोशिश की जाती है। और अब अगर हम इस आज के दौरे को देखते हैं, ये 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश का दौरा गृह मंत्री का, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए कोमल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा जिस तरह से ये मीडिया का और लोग जो प्रचार तंत्र है इसका दुष्प्रचार और दुरुपयोग कर रही है ना, ये आम जनता जानती है। जहां तक आप बहुजन समाज पार्टी की बात कर रही हैं, बहुजन समाज पार्टी का जो हमारा कार्यकर्ता है और जो हमारा वोटर है, जो हमारा बेस वोट है, कैडर वोट है जिसको हम कहते हैं, वो कभी टीवी के सामने नहीं आता, वो कभी सड़क पर नहीं आता। वो खेत खलिहानों गांव किसान का है और उनके पास इनको पहुंचने का समय नहीं है। ये जाएंगे गंगा मैया को बुलाएंगे, उसके बाद जाएंगे दिल्ली में हवा बनाएंगे। तो हवा बनाना और हवा से प्रचार, अरे आज इस महंगाई में एक प्याज ने जो है केंद्र सरकार की पूरी गवर्नमेंट को खा लिया था। एक प्याज ने, एक महंगाई ने दिल्ली की शीला सरकार को पंगु कर दिया था। तो इस पर नहीं विचार करेंगे? अरे क्यों? आपके पास मीडिया है, मीडिया को खरीद लीजिए और सारे तंत्र को लगा करके। आप कैसे कह सकते हैं डॉक्टर डीएस की मीडिया को खरीद लीजिए? या आप कैसे कह सकते हैं अगर बसपा की जब सरकार थी तब क्या मीडिया ने बसपा के विकास कार्य नहीं दिखाए होंगे? यदि बीजेपी कोई विकास कार्य कर रही है, यदि कोई गुनाह भी होता है तो मीडिया का काम ही है ना दिखाना। आप कैसे मीडिया को दोष दे सकते हैं? नहीं, हर 10 मिनट में मीडिया का मतलब यह होता है, मीडिया का मतलब कि अगर आपको मैं ही प्रचार पैसे दूंगा, जो सरकार का प्रचार तंत्र है वो अगर लंबा 3-3 घंटे का प्रचार दिखाएगा
तो ये पैसा जनता का है, डॉक्टर हम डीएस, जनता का पैसा अगर है ये। ऐसा होता ना और तो शायद उपयोग कहाँ अपराध हो रहा है, आज उपयोग लोगों हो के रहा सामने है। नहीं आ रहा होता। यही सोच अगर आपकी है तो आज आप बहुत बड़ी गलतफहमी में। फिलहाल आप बने रहिए, हम बीजेपी प्रवक्ता के पास चल देते हैं। राघवेंद्र जी, आपने सवाल सुन लिए होंगे, कई सारी चीजें कह डाली सपा प्रवक्ता और बसपा प्रवक्ता ने। क्या जवाब? डॉक्टर डीएस, बोलने का मौका दे दीजिए, भागने वाली बात नहीं है। डॉक्टर डीएस, सबको मौका दीजिए ना, इस आधे घंटे की डिबेट में सभी को मौका मिलना चाहिए। आप बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल नहीं भाग रही हूं मैं। आपका सवाल, आपकी सोच पता चली, ठीक है। अब मैं आपके पास लौटूंगी, आप दूसरे प्रवक्ता को बोलने का मौका दीजिए, ठीक है। मैं लौट रही हूं आपके पास। राघवेंद्र जी बोलिए। कोमल जी, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता जी बोल रहे थे। इन लोगों ने बहुत विषय कहा, ये लगातार कई बार उत्तर प्रदेश में सरकार पे भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने द्वारा किए गए एक भी काम को नहीं गिनाया है। मैं जरा थोड़ी सी बात कह के अपनी बात शुरू करता हूं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी दर 2017 में जो समाजवादी पार्टी की सरकार गई थी 17.5% थी। आज वर्तमान में 6-6.5% बेरोजगारी दर है। कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियां 1.5 वर्ष चली, उसके बावजूद हमें काम करने का मौका बहुत कम मिला था कोमल जी। उसके बावजूद हमने बेरोजगारी दर कम करके दिखाई। दूसरा विषय और है, जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की पहले सरकारें लगभग 8 या 9 बार रह चुकी है उत्तर प्रदेश में, केंद्र की एक भी योजना में उत्तर प्रदेश अव्वल नहीं रहता था। मैं गर्व के साथ कह रहा हूं, आज उत्तर प्रदेश 44 केंद्रीय ऐसी योजनाएं हैं देश में अव्वल नंबर पर काम कर रहा है। ये झलक में बताने का काम कर रहा हूं। अब आप हमें समय देंगे तो मैं विकास की पूरी फहरिस्त आपके सामने रखूंगा। देखिए, अब ये विषय पे मैं आना चाहता हूं। ये जो आप हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री जी जो दौरे पर आए हुए हैं, हमारी जो संगठनात्मक गतिविधियां और राजनीतिक गतिविधियां लगातार चलती रहती हैं। सरकार हो या ना हो, जिला अध्यक्ष अपनी भूमिका में लगे रहते हैं, सांसद विधायक अपनी भूमिका में लगे रहते हैं, हमेशा शांत रहते हुए अपना काम लगातार करते रहते हैं। स्वाभाविक है अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में चुनाव में थोड़ी गतिविधियों में तेजी आएगी, तो हमारे जिले प्रभारी जो अभी हमारे बनाए गए हैं और जो चुनाव के दृष्टि से बनाए हुए हैं, उन लोगों की बैठक माननीय अमित शाह जी ले रहे हैं और उसको लेकर के जो अमित शाह जी जो लोगों को बातें बताएंगे वो संगठनात्मक रूप से बताई जाएगी। ठीक है राघवेंद्र जी, आप सभी बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगी तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी पहुंचे हुए हैं, इसको लेकर कई सारे सवाल जवाब सामने आ रहे हैं। सपा की तरफ से हमला बोला गया, फिर बसपा की तरफ से भी कई चीजें कही जा रही है। बहरहाल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुनील जी, अभी तक की चर्चा आपने सुनी और फिलहाल वक्त जिस तरह से छोटे छोटे वक्त में, हम कम वक्त में जवाब आपसे चाहेंगे। ये जो चर्चा आपने सुनी, ऐसे में क्या लग रहा है आपको? क्योंकि हर दल दूसरे की कमी निकालने की कोशिश कर रहा है, अपने द्वारा किए गए कामों को नहीं दिखा रहा है फिलहाल, और जब कुछ नहीं मिलता तो मीडिया को दोषी बना दिया जाता है। किस तरह से आप इस सबको देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सब राजनीतिक दलों के नज़र में सबसे कमज़ोर मीडिया ही है। मीडिया पर दोषारोपण करना बड़ा आसान होता है, लेकिन मुझे आदरणीय मिश्रा जी बैठे हैं, बड़ा सम्मानित प्रवक्ता हैं बसपा के, एक बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक कार्यक्रम को किसी चैनल या अखबार ने न दिखाया हो, या समाजवादी पार्टी के नेता बैठे हैं वो बताएं कि अखिलेश जी की किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को या किसी कार्यक्रम को मीडिया ने न दिखाया हो। आप काम करेंगे तो मीडिया दिखाएगी, लेकिन जब आप घर में बैठे रहेंगे, घर में सोते रहेंगे, तो जो मीडिया का दायित्व तो नहीं बनता कि आप उनको दिखा दे। वो आप करिए, आप दिन में 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। अब मीडिया का कहेंगे कि प्रधानमंत्री हर बार मीडिया के सामने है, उनके पास बोलने को है कुछ, जनता के लिए कहने को कुछ है, आप भी कहिए ना। यदि आप मीडिया के सामने आते हैं और आपकी बातें नहीं रखी जाती हैं तो आप कह सकते हैं कि सब मीडिया का दोष है। लेकिन बस मैं वही कहूँगा कि जब कुछ बोलने को नहीं होता तो सबसे कमज़ोर दायरा है कि आप मीडिया के ऊपर दोषारोपण कर दीजिए। दूसरा चुनाव है, जो मुद्दे विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दल गिनाते हैं कि नोटबंदी, जीएसटी, 15 लाख वाला जो अभी राय साहब ने किया, इन सब पे चुनाव हो चुका है। अब कोई ऐसे मुद्दे हों जो जनता के जुड़े हुए हैं, जनता के हित के मुद्दे हों, जो जनता समझे कि वास्तव में हमारी लड़ाई विपक्ष लड़ रहा है। केवल आप अपनी लड़ाई लड़ोगे और ये दर्शाने का प्रयास करोगे कि सपा को हमें कैसे बचाना है या बसपा को हमें कैसे बचाना है या कांग्रेस को कैसे बचाना है, तो मुझे लगता है जनता बहुत समझदार है। या जनता के हितों के मुद्दों को आप आंदोलन में तब्दील करेंगे तो मुझे लगता है निश्चित तौर से बीजेपी को घेरा जा सकता है। बिल्कुल। और आज देखिए ना, 2 दिवसीय
एक दो हफ्ते में दूसरा अमित शाह का दौरा है, हर महीने प्रधानमंत्री का दौरा होगा। आप भी उसी हिसाब से अपने तमाम राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उनके दौरे कराइए जनता के बीच, ऐसे मुद्दे रखिए। ये मीडिया की मजबूरी होगी कि मीडिया दिखाए, लेकिन यदि आप कुछ करेंगे नहीं तो ये दोषारोपण करना बड़ा आसान हो गया है कि गोदी मीडिया, मोदी मीडिया कहो या मीडिया हमको दिखा नहीं रहा है, ये नहीं कर रहा है। क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है, यदि कोई मीडिया दिखाता भी नहीं तो आपके पास तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जनता के बीच जा सकते हैं। केवल मीडिया को दोष देने से आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जाहिर सी बात है। डॉक्टर डीएस मिश्रा के पास चले थे। डॉक्टर डीएस, आपके हमने पूरी बात सुनी, आपने अंत में सीधा ये बोला जब कि मीडिया को लेकर आपने कई सवाल उठाए, लेकिन फिलहाल हम अगर बसपा की रणनीति को लेकर बात करें, मेरा भाव बोलिए। मेरा एक भाव पहले समझ लीजिए, मीडिया का दुरुपयोग का मतलब है मीडिया की पार्शियलिटी का नहीं है। मीडिया पर दोषारोपण कि मीडिया खराब काम कर रही, ये नहीं है। मीडिया के माध्यम से जिस तरह से सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, मैं उस पर पॉइंट को उभार रहा हूं। आप उसको गलत दिशा में ले जा रहे हैं कि मीडिया पक्षपाती है। नहीं, मीडिया अपना काम कर रही है, मीडिया का एक अपना सिस्टम है, लेकिन जिस तरह से सरकारी धन का मीडिया में प्रचार में उपयोग हो रहा है, अब जिस तरह के एक एक कार्यक्रम कर करके करोड़ों करोड़ रुपए सरकार के खर्च हो रहे हैं, वो किसी व्यक्ति, आप बताओ एक एक दौरे में कितने कितने हो जा रहे हैं। ठीक है, मैं उसकी बात करूं, मैं मीडिया के ये नहीं कि मीडिया पक्षपाती है, मैं कतई इस बात को नहीं कह रहा हूं। दूसरी चीज, देश के गृह मंत्री जा सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी जा सकते हैं, उनका देश है, वो देश के मालिक हैं, देश के नेता हैं, मुझे कोई इस पे आपत्ति नहीं है। वो जाएंगे, उनका प्रचार उनका छपेगा। एक आम बहुजन समाज पार्टी का नेता क्या करने जाएगा, कौन सा उद्घाटन कर देगा वो? भाई क्या बसपा सुप्रीमो यदि कहीं जाती हैं उसको क्या नहीं दिखाया जाता? डॉक्टर डीएस, एक छोटा सा सवाल, अगर बसपा सुप्रीमो मायावती तो फिर आप मेरी बात को कोमल जी नहीं समझ रही हैं। बिल्कुल मैं भी समझ रही हूँ और दर्शक भी समझ रहे होंगे। मैंने ये, हाँ, मैं जिस तरह से हर एक घंटे के प्रचार प्रसार माध्यम बने हुए हैं कि आप एक न्यूज देखो, उसमें मीडिया का कोई वो नहीं, मीडिया को चलाने के लिए भी धन चाहिए। हम उस बात पे बिल्कुल एग्री हैं, हमें कोई ये नहीं कि मीडिया पक्षपाती है, मीडिया दोस्त। चलिए आपकी रणनीति की बात कर लेते हैं, ठीक है, रणनीति की बात कर लेते हैं। डॉक्टर डीएस, अब फिलहाल बीजेपी की तरफ से लगातार दौरे किए जा रहे हैं, सपा की तरफ से रैली निकाली जा रही है, बसपा क्या कर रही है? मैं अपनी रणनीति एक सेकंड बता दूं आपको कि मेरे जो कार्यकर्ता हैं, मेरे जो वोटर हैं, वो गांव खेत खलिहान के हैं, वो अपनी रोजमर्रा चीजों से इतने परेशान हैं इस महंगाई के उसमें कि 200 रुपए के तेल को उनसे पूछ लीजिए कि वो बेचारे कैसे खरीदते हैं। आधा छौंका पानी से मारते हैं, उसमें तेल ऊपर से ऐसे मारते हैं जैसे हवन में चीनी फेंकी जाती है। तो वो दिक्कत है, वो जो चीज है उस पर सरकार क्यों नहीं ध्यान देती? सरकार क्यों प्रचार, ये तो दूसरे का दोष दिखा दिया ना। आपकी रणनीति को लेकर बात कर रहे थे, चलिए आप बने रहिए। सपा प्रवक्ता अभिषेक जी के पास चले थे। ठीक भाई, मेरी रणनीति है, मेरी रणनीति। ठीक है डॉक्टर डीएस, वक्त का अभाव है, जवाब पूरा जल्दी करेंगे। ये प्रचार माध्यम से नहीं, हमें जनता के बीच में हूँ। ठीक है, सपा प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक जी के पास चले थे। डॉक्टर अभिषेक जी, सपा की तरफ से कई सारे सवाल खड़े किए जाते हैं कि बीजेपी के कार्यकाल में महंगाई बढ़ी है, बीजेपी के कार्यकाल में ये हुआ है, वो हुआ है। फिलहाल अगर हम सपा को लेकर बात करते हैं तो सपा अब क्या ऐसी तैयारी कर रही है जिससे जनता दोबारा मौका दे? देखिए, सबसे पहले मैं कौशिक जी की बात बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाने चाहिए। हम जनता से जुड़े हुए मुद्दे ही उठा रहे हैं और महंगाई उसमें से एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज गरीब आदमी एकदम परेशान है। 265 रुपये सरसों का तेल बिक रहा है, गरीब की थाली से रोटी गायब हो गई। हम जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। रही बात, आज तक समाजवादी पार्टी ने कभी मीडिया के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा। एकदम ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, पार्टी की तरफ से दे रहा हूँ, मैं अधिकृत प्रवक्ता हूँ और जो कह रहा हूँ, हमने आज तक मीडिया के ऊपर कभी कोई सवाल नहीं उठाया। तो हमने मीडिया की निष्पक्षता को माना है। जैसे आज आपने चैनल पे बुला के हमें बोलने का मौका दिया, हम उस बात का सम्मान करते हैं जी। और हमें जनता से जुड़े हुए मुद्दे हम हमेशा उठाते रहे, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो। रही बात कोमल जी, अभी आप पूछ रही थी समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है। समाजवादी पार्टी जनता से जुड़े हर मुद्दे को, चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे महंगी बिजली का मुद्दा हो, हम सारे मुद्दे उठा रहे हैं और जनता का भरपूर प्यार और जन समर्थन हमें मिल रहा है। बने रहिए आप हमारे साथ। राघवेंद्र जी, आपका फाइनल कमेंट। रैलियों में देखा होगा, बिल्कुल देखा है और जनता भी देख रही है। फिलहाल राघवेंद्र जी, आपका फाइनल कमेंट।
देखिए कोमल जी, मैं अपेक्षा करता था समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों के प्रवक्ता महोदय बैठे हुए थे। ये लोग लगातार सरकारों में रह चुके हैं, बेहतर होता है ये अपनी जो कुछ उपलब्धियां बताने का प्रयास करते। वास्तविकता ये इनकी कोई उपलब्धि ही नहीं है। कानपुर लखनऊ मेट्रो आधी अधूरी बनाई थी, इसके अलावा कोई ऐसी उपलब्धि नहीं नजर आ रही है जो कि ये मीडिया में आकर के सामने बता सके। अब पहले दिन से ही लग रहा है समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी जो है जिस लाइन पे इनको इख्तियार करना चाहता है वो लाइन से बिल्कुल बाहर है। चलिए सपा बसपा को छोड़ देते हैं। 2 दिवसीय दौरा हम देख लें गृह मंत्री का कितना बेनिफिशियल लग रहा है। 10 सेकंड में जवाब हो गई है। फिर ऐसी क्या स्थिति आई, कभी विधानसभा चुनाव नहीं आया, आपके बड़े बड़े नेता हर दिन प्रदेश में दौरा कर रहे हैं। डॉक्टर डीएस जवाब क्यों नहीं पूरा होने दे रहे हैं आप? आपका जवाब सुन लिया, राघवेंद्र जी को बोलने दीजिए, राघवेंद्र जी को बोलने दीजिए, 10 सेकंड दिए उनको, बोलिए। देखिए वो निश्चित रूप से ऊर्जा से लबरेज कार्यकर्ताओं को करेंगे और वो अपने अपने जिलों में जाकर के अपने विषय को बताएंगे। हम लोग अगली वर्ष जो होने वाला चुनाव है विकास और सुशासन के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चाहे समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी चाहे जितनी कलाबाजी का ले, लेकिन हम लोगों के विषय पे इनको आना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, बताना ही पड़ेगा कि अगले वर्ष जो चुनाव ठीक है। आप सभी का बताना बहुत शुक्रिया, वक्त का अभाव, बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह का ये 2 दिवसीय दौरा कितना बेनिफिशियल है जाना हमने, और हर दल की कितनी तैयारी है ये भी आप तक पहुंचा ही रहे हैं। लेकिन फिलहाल जनता किसको आशीर्वाद अपना देगी और किस तरह से मतदान होगा ये वक्त बताएगा। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.